वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, टॉप 500 MCQ की सीरीज चली है जिसमें हम आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं। ये वीडियो आपका BEO के एग्ज़ाम के लिए, RO के एग्ज़ाम के लिए, UP PSC के लिए, साथ ही UP SSSC PET और BDO के एग्ज़ाम के लिए और साथ ही जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इतिहास सब में ही पूछा जाएगा आपका। और यहाँ पर जो हम पैटर्न लेके चल रहे हैं वो आपका PET से लेकर प्रीलिम्स, UP PSC प्रीलिम्स तक का, और आयोग जैसे प्रश्न पूछता है उत्तर प्रदेश का आयोग, वैसे ही हम प्रश्न यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, वैसे ही पैटर्न हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर हम टॉपिक वाइज देख रहे हैं तो हमने लास्ट वीडियो में जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो ये टॉपिक था। हम 1905 से 1909 तक के घटनाक्रम देख रहे थे, तो इसमें भी हमने कुछ प्रश्न सॉल्व कर लिए थे। बाकी आज जितने प्रश्न बचे उनको आज हम कंप्लीट करेंगे, इसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो हम ये सारे प्रश्न देख चुके थे। अगर आप प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो आप प्रीवियस वीडियो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, आपको सारे प्रश्न मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट भी बनी हुई है टॉप 500 MCQ के नाम से, तो उसको फॉलो कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 9 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन चरमपंथी विचारधारा के सिद्धांत थे? यहाँ पर कुछ दिए गए हैं कथन: विदेशी शासन से घृणा, जनता की क्षमता पर अविश्वास और लक्ष्य के रूप में स्वराज, प्रत्यक्ष राजनीतिक कार्यवाही और आत्म बलिदान की वकालत। तो कौन सी विचारधाराएं थी जो चरमपंथी विचारधारा के सिद्धांत बने? देखो, विदेशी शासन से घृणा तो थी ही, ठीक है, वो चाहते ही थे कि हमें स्वराज मिल जाए, स्वतंत्रता मिल जाए। तो जनता की क्षमता पर अविश्वास नहीं था, जनता की तो क्षमता पर विश्वास था, तभी तो लड़ाई लड़ रहे थे। तो दूसरा तो गलत हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा क्योंकि लक्ष्य के रूप में स्वराज था, हमें अपना राज्य चाहिए था। और चौथा कथन दिया गया है प्रत्यक्ष राजनीतिक कार्यवाही और आत्म बलिदान की वकालत, तो ये भी सही है। चरमपंथी विचारधारा यानी कि जो उग्रवादी थी, ठीक है, एक नरमपंथी विचारधारा थी, एक गरमपंथी दल हो गया था, तो ये वही जो उग्रवादी हो गए थे उनके बारे में। इससे पहले आप जो प्रश्न पढ़ चुके हैं वो नरमपंथी विचारधारा के पढ़े हैं, कुछ प्रश्न हमने सॉल्व किए हैं। अब यहाँ पर हम उग्रवादी विचारधारा से संबंधित प्रश्नों को देख रहे हैं। तो इनके क्या सिद्धांत थे? इनके ये सारे सिद्धांत थे, तो यहाँ पर दूसरा वाला गलत हो जाएगा, तो दूसरा जिसमें है उसको एलिमिनेट कर दीजिए ऑप्शन में। देखो, आपका B सही नहीं होगा, C भी नहीं होगा, D भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन A आपका सही होगा। क्या हो जाएगा? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन A। सही उत्तर ऑप्शन A है, यहाँ दिया भी गया है। आइए स्पष्टीकरण देख लेते हैं। तो यही सारे वो 4 पॉइंट आपको दिए गए हैं कि विदेशी शासन से घृणा थी, जनता की क्षमता पर विश्वास था, उसमें अविश्वास दिया गया, इसलिए दूसरा कथन गलत हो जाएगा। और तीसरा भी वही दिया गया है, लक्ष्य क्या था? स्वराज हमें प्राप्त करना है, अपना राज्य चाहिए हमें, ठीक है। पहले क्या अंग्रेज राज्य कर रहे थे, तो स्वराज की भावना आ गई थी इनमें। और प्रत्यक्ष राजनीतिक कार्यवाही होनी चाहिए, आत्म बलिदान की वकालत भी करते थे कि हम अपना बलिदान भी दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर थी। अगला प्रश्न है 10वें नंबर का। अब यहाँ पर कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। सोडिशियस मीटिंग्स अधिनियम, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, भारतीय समाचार पत्र अपराधों में वृद्धि अधिनियम और भारतीय प्रेस अधिनियम। ये कब कौन से अधिनियम आए उसके अकॉर्डिंग आप इनको क्रम में लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब ये ही घटनाएं नहीं, और भी कई सारी घटनाएं होती हैं जिनके बारे में आपको ध्यान देना है। ऐतिहासिक घटनाओं को क्रम से लगाने के लिए पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो जब भी आप पढ़ें, अभी हम जो डिटेल वाला पढ़ रहे हैं उसमें आपको सारी चीज़ें मिलेंगी भी। तो जैसे युद्ध होते हैं, कोई भी संधि होती है, कुछ भी होता है, तो उनसे संबंधित डेट्स को भी याद कर लेना है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। सत्याग्रह हैं गांधी जी के, आप आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं तो गांधी युग पढ़ेंगे, जिसमें आप गांधी जी के कई सारे आंदोलन देखेंगे, सत्याग्रह देखेंगे, और वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी पिछले हमने वीडियोस में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन देखे, वो भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्रम से लगाने के लिए पूछे जाते हैं। लगा कब पाएंगे? जब आपको उनकी डेट्स याद होंगी, तो उनको याद जरूर करना है। अब यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ये सारे क्रम से ही लगे हुए हैं, 1 2 3 4 सारे अपने हिसाब से सही लगे हुए हैं। आइए इनके हम डेट्स देखते हैं। सबसे पहला है स्वदेशी आंदोलन के दमन के लिए सरकारी अधिनियम। तो ये सारे जो अधिनियम है ये स्वदेशी आंदोलन के दमन के लिए आए थे। पहला है सेडिशियस मीटिंग्स अधिनियम, 1907 में आया। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1908 में आया।
भारतीय समाचार अपराधों में वृद्धि अधिनियम, ये कब आया? 1909 में आया। इसके बाद विस्फोटक पदार्थ अधिनियम भी आया 1908 में, और फिर भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 में आई। ये एग्जाम में अलग से भी पूछा गया है, तो थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान दें। इसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न एक कथन दिया गया है, अगर यह कहा जा सकता है कि सुधारों का यह अध्याय प्रत्यक्ष या फिर परोक्ष रूप से भारत में एक संसदीय प्रणाली की स्थापना का नेतृत्व करता है, तो मैं व्यक्ति के तौर पर मानता हूँ इससे कुछ भी नहीं होगा। ये कथन किसने कहा था? तो ये कथन था लॉर्ड मॉर्ले का। लॉर्ड मॉर्ले ने इस कथन को कहा था। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे कथन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अब ये इन्होंने कब कहा था? 1909 में। 1909 के सुधारों ने भारतीय राजनीतिक समस्या का कोई जवाब नहीं दिया। लॉर्ड मार्ले मिंटो सुधार आया था ना, मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 का, ये वही लॉर्ड मॉर्ले हैं। तो स्पष्ट किया कि औपनिवेशिक स्व सरकार जो कांग्रेस द्वारा मांग की गई थी, औपनिवेशिक स्व सरकार की, तो भारत के लिए उपयुक्त नहीं थी। इन्होंने ये ऐसा कहा, और वह भारत में संसदीय या फिर जिम्मेदार सरकार की शुरुआत के खिलाफ थे, क्योंकि उनका विश्वास ही नहीं था कि ये कोई संसद चला सकते हैं। उनका मानना था कि जो भारतीय हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि शिक्षा तो ये दे ही नहीं रहे थे। तो इनका ये विश्वास ही नहीं करते थे ये लोग कि भारतीय भी अपनी संसद चला सकते हैं, जिम्मेदारी उठा सकते हैं। इस पर इनका विश्वास नहीं था। तो इन्होंने कहा कि अगर ये कहा जा सकता है कि सुधारों का यह अध्याय प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भारत में एक संसदीय प्रणाली की स्थापना का नेतृत्व करता है, तो मैं व्यक्ति के तौर पर मानता हूँ इससे कुछ भी नहीं होगा। तो ये कथन इनके द्वारा कहा गया था। ठीक है, आई होप सारी चीज़ें क्लियर होंगी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1909 के संवैधानिक सुधारों का उद्देश्य क्या था? राष्ट्रवादी रैंकों को विभाजित करना, भारतीयों में एकता की वृद्धि की जांच करना और बंगाल विभाजन की घोषणा करना। 1909 के संवैधानिक सुधारों के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो अब बंगाल विभाजन की यहाँ बात हुई है, तो 1909 तो देरी हो गई। बंगाल विभाजन की घोषणा तो उसके पहले ही की जा चुकी थी। अब यहाँ पर क्या है, पहला और दूसरा सही हो जाएगा, क्योंकि हमें सही कोड चुनना है, तो दूसरा वाला सही हो जाएगा। तीसरा जिसमें अलग कर दें और पहला भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आइए इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। संवैधानिक सुधार वास्तव में अलग अलग मतदाताओं के अप्रिय साधन के माध्यम से भारतीयों को भ्रमित करने और भारतीयों के बीच एकता के विकास की जांच करके राष्ट्रवादी रैंक को विभाजित करने के उद्देश्य से थे। सरकार ने राष्ट्रवाद के बढ़ते ज्वार के खिलाफ नरमपंथी और मुसलमानों को रैली करने का लक्ष्य दिया। अधिकारियों और मुस्लिम नेताओं ने अक्सर पूरे समुदाय की बात की जब उन्होंने अलग अलग मतदाताओं की बात की, लेकिन वास्तव में इसका मतलब मुस्लिम अभिजात वर्ग के सिर्फ एक छोटे से वर्ग का तुष्टीकरण था। इसलिए पहला और दूसरा कथन सही दिया गया है। बंगाल की घोषणा 1911 में की गई थी। ठीक है, तो बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? बंगाल विभाजन की घोषणा की गई 1911 में। ठीक है, फूट डालू की नीति तो ये 1905 से पहले से ही अपना रहे थे। तो यहाँ पर घोषणा की बात है तो 1911 में, इसलिए तीसरा गलत हो जाएगा। पहला और दूसरा सही है। भारतीयों में एकता की वृद्धि की जांच करना था संवैधानिक सुधारों का उद्देश्य, ठीक है, और राष्ट्रवादी रैंकों को विभाजित करना था, ये इसके उद्देश्य थे। इसके बाद अगला प्रश्न है 20वीं शताब्दी की शुरुआत में चरमपंथियों के पतन के कारण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब यहाँ पर पतन के कारण पूछे गए हैं। पहला दिया गया है तिलक को दोषी माना गया और 6 साल की सजा सुनाई गई। यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक की बात हो रही है। इनको असंतोष का जनक भी कहा गया है। इसके बाद है लाला जो लाजपत राय थे, इनकी सक्रिय राजनीति से सेवानिवृत्त थी। इन्होंने क्या है, रिटायरमेंट ले लिया। सक्रिय जो एक्टिव होकर एक काम कर रहे थे राजनीति में, तो इन्होंने ये करना बंद कर दिया। तीसरा कारण है अरविंदो विदेश के लिए रवाना हो गए। और चौथा कारण, चरमपंथी एक प्रभावी वैकल्पिक पार्टी का आयोजन करने में सक्षम नहीं थे। अब यहाँ पर कोड चुनना है। 3-4 आपको ऐसे ही कोड दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा। अब इसमें सही कोड को चुनना है, तो कौन से कारण सही है। ठीक है, अब आपसे प्रश्न में यहाँ पर सही नहीं है भी पूछ सकते हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना है। कौन से कारण सही है ये हमें चुनना है। तो पहला कथन यहाँ पर सही दिया गया है, तिलक को दोषी माना गया और 6 साल की सज़ा सुना दी गई। अब तिलक यहाँ से चले गए 6 साल की सज़ा काटने के लिए, तो ये धीरे धीरे क्या हो गया, जो यहाँ इस पे जो लोग थे, चरमपंथी जो लोग थे, ये पतन की तरफ बढ़ते गए, क्योंकि कोई नेतृत्व करने के लिए नहीं था।
और चौथा कथन दिया गया जो है, चरमपंथी एक प्रभावी वैकल्पिक पार्टी का आयोजन करने में सक्षम नहीं थे, तो ये वाला कथन सही है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, पहला और चौथा। दूसरा और तीसरा गलत दिया गया है, ठीक है, ये दोनों गलत कथन है। आइए स्पष्टीकरण देखते हैं। तो इसके पतन के क्या क्या कारण थे? तिलक को दोषी ठहराया गया, 6 साल के लिए भेज दिया और 1000 रुपये का जुर्माना भी लगा दिया, सजा मिल गई इनको। तो इनके पास नेतृत्व की कमी हो गई। उन्हें 6 साल के लिए मंडाले यानी कि बर्मा जेल में भेजा गया था। अरविंदो और बीसी पॉल सक्रिय राजनीति से सेवानिवृत्त हुए थे। तो यहाँ पर लाला लाजपत राय नहीं सेवानिवृत्त हुए थे, अरविंदो हुए थे और बीसी पॉल हुए थे। लाला लाजपत राय विदेश के लिए रवाना हो गए थे, जैसे कि अरविंदो का दिया गया है, तो ये उल्टा दे दिया, इसलिए ये दोनों गलत हो गए थे। इसके बाद अगला कथन दिया गया है, चरमपंथी आंदोलन को बनाए रखने के लिए एक प्रभावी वैकल्पिक पार्टी का आयोजन करने में सक्षम नहीं थे ये जो लोग थे, ठीक है। तो ये एक वैकल्पिक पार्टी जो इसकी जगह पर बनानी चाहिए थी या फिर जिसका प्रभाव ज़्यादा हो, वो बनाने के लिए सक्षम नहीं थे, क्योंकि कुछ लोग तो विदेश चले गए, कुछ लोगों को जेल में डाल दिया और कुछ लोगों ने सेवानिवृत्त ले ली। अब बचा ही कौन था? नरमपंथियों को कोई लोकप्रिय आधार या समर्थन नहीं मिला, खासकर युवाओं ने चरमपंथियों के पीछे भाग लिया। तो यहाँ पर ये सारे जो हैं इनके पतन के कारण बने। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने कुछ प्रश्नों को सॉल्व किया। इसके बाद अगला टॉपिक है क्रांतिकारी गतिविधियों का पहला चरण। अब इसके बाद हम 1907 से 1917 तक के घटनाक्रमों को देखेंगे, जिसको हम अगले वीडियो में शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मोर अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की किसी भी पेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, उन पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारा BEO और RO की न्यू वैकेंसी के लिए पेड ग्रुप स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस क्विज, टेस्ट सीरीज सारा कुछ दिया जाएगा। बायलिंगुअल रहेगा और साथ ही साथ यहाँ पर आपको डेली मॉड्यूल दिए जाएंगे, डेली टास्क दिया जाएगा, जितना पढ़कर आप आराम से एग्ज़ाम के पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, साथ ही साथ रिवीजन कर लेंगे। प्रैक्टिस के लिए हज़ारों की संख्या में आपको प्रैक्टिस क्विज यहाँ पर मिलते हैं और सारे डाउट आपके क्लियर किए जाएंगे। और साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज़ भी मिलेगी, जो कि आपके एग्ज़ाम के जैसी ही होगी, जैसा कि आपका एग्ज़ाम आता है वैसे ही उसका पैटर्न रहेगा। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन को फॉलो करना है और जुड़े रहें चैनल के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।